आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 विषय इतिहास के बारे में। ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्रश्न है कि जर्मनी में राष्ट्रवाद को व्यक्त करने के लिए किसने प्रयास किया? जर्मनी को महिला के रूप में किसने वर्णित किया? तो जवाब है फिलिप बेट। फिलिप बेट ने जर्मनी को जर्मीनिया नामक एक महिला के रूप में चित्रित किया और यह जर्मीनिया नामक जो महिला है उसके मुकुट के रूप में बलूत नामक वृक्ष के पत्तों को मुकुट के रूप में पहनाया गया है। तो इस तरह से फिलिप बेट ने जर्मीनिया नामक एक चित्र बनाया, महिला का चित्र बनाया जो जर्मनी का प्रतिनिधित्व करता हुआ चित्र था और इस प्रकार से जर्मनी को एक महिला के रूप में, राष्ट्र के रूप में दिखाया गया, महिला के चित्र के रूप में राष्ट्र को दिखाया गया, जिसको बनाया था फिलिप बेट ने। इस महिला के छवि पर, चित्र पर बलूत नामक वृक्ष के पत्तों से बना हुआ मुकुट इस जर्मीनिया नामक चित्र में पहने हुए दिखाया गया है। बलूत वृक्ष जो है वह मजबूती का प्रतीक माना जाता है, अतः जर्मीनिया नामक चित्र में बलूत नामक वृक्ष के पत्तों से बना हुआ मुकुट जर्मीनिया को पहनाया गया है, जो किसने बनाया था? फिलिप बेट। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए भारत को भारत माता के रूप में सर्वप्रथम किसने चित्रित किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम भारत को भारत माता के रूप में चित्रित किया और यह भारत माता का जो चित्र है वो एक सन्यासिनी महिला का है। इस तरह से जो भारत माता है वह शेर और हाथी के बीच में खड़ी हुई है और इनके हाथ में त्रिशूल है। इस तरह भारत को भारत माता के रूप में चित्रित करने का जो काम है सर्वप्रथम अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। तो भारत में भारत माता की छवि सर्वप्रथम किसने बनाई? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत को भारत माता की छवि के रूप में प्रदर्शित किया। इस तरह राष्ट्रवाद को एक माता के रूप में, एक महिला के रूप में चित्रित करने का काम अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया और यह जो छवि है वो कैसी है? सन्यासिनी की है। भारत माता को सन्यासिनी के रूप में, सन्यासिनी महिला के रूप में अवनींद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम चित्रित किया, प्रदर्शित किया। अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम कब लिखा? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में लिखा और वंदे मातरम को उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में समाहित किया हुआ है। उनका जो उपन्यास है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ, जिसमें वंदे मातरम गीत को समाहित किया है 1870 में। 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा और इस तरह भारत को भारत माता के रूप में सर्वप्रथम जो कहने का काम किया वह किया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत को भारत माता के रूप में, मातृभूमि के रूप में जाना और इस संदर्भ में उन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की। वंदे मातरम गीत किस उपन्यास में समाहित है? आनंद मठ में।
तो आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ में वंदे मातरम को समाहित किया गया है। इस तरह से भारत को एक मातृभूमि के रूप में, माता के रूप में सर्वप्रथम पुकारने का काम, नाम देने का काम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया 1870 में अपने गीत वंदे मातरम में। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में समाहित है और भारत को भारत माता की छवि के रूप में, चित्र के रूप में चित्रित करने का काम अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की सर्वप्रथम छवि बनाई, लेकिन भारत को मातृभूमि या माता कहने का काम सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। अब अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के आदिवासियों के लिए असहयोग आंदोलन का क्या मतलब था? असहयोग आंदोलन में आंध्र प्रदेश के आदिवासियों ने हिस्सा लिया था। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश के आदिवासियों ने किस तरह असहयोग आंदोलन में भाग लिया, या आंध्र प्रदेश के आदिवासियों के लिए स्वतंत्रता या असहयोग का क्या मतलब था? तो इसका जवाब है, आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में जहाँ की अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगल में जाने से रोका था, कानून बनाकर रोका था। जंगल में लकड़ी बीनने, जंगल में उत्पन्न होने वाले वनोपज को संग्रहित करने से और पशुओं को जंगल में चराने से, लकड़ी बीनने से वहाँ के जो आदिवासी थे उनको कानून बना करके, जंगल कानून बना करके अंग्रेजों ने जंगल में जाने से रोक दिया था। ऐसी स्थिति में यहाँ के जो आदिवासी थे वह अंग्रेजी कानून से नाराज थे, क्योंकि जंगलों में वह अपना पैतृक अधिकार समझते थे, अपना अधिकार समझते थे कि वह जंगल में पैदा होने वाली समस्त वनोपज का संकलन करना उनका जन्मजात अधिकार है। लेकिन अंग्रेजी कानून ऐसा करने से उन्हें रोकते थे। परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ी के आदिवासियों ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और वहाँ जब अंग्रेजों ने उनसे बेगार का मतलब होता है बिना मजदूरी के काम कराना, जब अंग्रेज अधिकारियों ने गुडेम पहाड़ियों के आदिवासियों को बिना मजदूरी के काम करने के लिए दबाव बनाया तो उन्होंने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। अल्लूरी सीताराम राजू ने गुडेम पहाड़ियों के आदिवासियों का नेतृत्व किया। उन्होंने उनके बीच गांधी जी की गाथाएं गाई, लेकिन उन्होंने कहा कि आज़ादी बिना हिंसा के नहीं मिल सकती है। अतः उन्होंने गुरिल्ला युद्ध को बढ़ावा दिया और इस तरह से लोगों के बीच में वह जननायक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। बाद में 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। अब अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बागान के जो श्रमिक थे उन्होंने आज़ादी का मतलब क्या निकाला, असहयोग आंदोलन का क्या मतलब निकाला? तो इसका जवाब है असम के बागानों में काम करने वाले, चाय बागानों में काम करने वाले जो श्रमिक थे उन्होंने असहयोग आंदोलन का मतलब निकाला कि उन्हें बागानों से बाहर जाने की आज़ादी होगी, वह अपने घर जा सकेंगे और जब इच्छा होगी तब वो काम पर आ सकेंगे। इस तरह से इंग्लैंड में एक कानून बनाया गया था 1859 में, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को
बागान में काम करते समय या जब उनसे अनुबंध किया जाता था उस समय के लिए बागान से बाहर वो नहीं जा सकते थे। तो इंग्लैंड का 1859 का इमिग्रेशन एक्ट जो है वह बागान में काम करने वाले मजदूरों को बागान से बाहर जाने से रोकता था, और ऐसी स्थिति में बागान में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो बागान से बाहर नहीं जा पाते थे। अतः उनको ऐसा लगता था कि इस आंदोलन के बाद उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी, वो जब चाहेंगे बागान से बाहर चले जाएंगे, जब चाहेंगे अपने घर चले जाएंगे और जब चाहेंगे वो बागान में काम करने आ जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ऐसा समझा कि उन्हें गांधी जी उनके गांव में ही ज़मीन दिलवा देंगे और उसमें वो खेती कर पाएंगे और अपने गांव में ही अपनी जीविका का निर्वाह कर पाएंगे। असहयोग आंदोलन के कारण हजारों मजदूरों ने बागानों में अपने अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन किया और वह बागानों से निकलकर अपने घर जाने लगे। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल की वजह से वह अपने घर तक नहीं पहुंच पाए और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनकी पिटाई भी की और पुनः उनको बागान वापस जाना पड़ा। अब अगला है असहयोग आंदोलन के समय अवध के किसानों का क्या व्यवहार था। तो इसका जवाब है, अवध के जो किसान थे वह बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध के किसान बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। बाबा रामचंद्र फिजी में गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे और वो अवध के किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध के किसानों का जो विरोध था वह जमींदारों तालुकदारों के खिलाफ था। तालुकदार एवं जमींदार किसानों का शोषण करते थे, किसानों को पट्टे पर जमीन देते थे और एक निश्चित समय के बाद किसानों का पट्टा रद्द कर दिया जाता था, वापस ले लिया जाता था ताकि किसान उस जमीन पर अपना मालिकाना हक दायर न कर सकें, उस पर अपना अधिकार न जता सकें। इसके लिए उनके पट्टे बदल दिए जाते थे। मतलब एक स्थान पर किसानों को जिन्हें पट्टा दिया जाता था कुछ समय बाद वो पट्टे निरस्त कर दिए जाते थे और दूसरे जगह उन्हें पट्टा दिया जाता था, दूसरी जगह जमीन उनको खेती करने के लिए दी जाती थी। इसके अलावा अंग्रेज सरकार द्वारा किसानों पर बहुत अधिक कर लगाया जाता था। अतः इन किसानों की मांग थी कि सरकार द्वारा कम कर लगाया जाए, साथ ही उन्हें एक निश्चित जमीन दे दी जाए जिसमें वो आराम से खेती कर सकें। साथ ही अवध के किसानों से जमींदार और तालुकदार बिगाड़ कराते थे, मतलब बिना मजदूरी के काम कराते थे। इस तरह बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध के किसानों ने जमींदारों तालुकदारों और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। 1920 में जवाहरलाल नेहरू इन अवध के किसानों से मिलने पहुंचे, इनकी समस्याओं को जाना और इस तरह से अवध के किसानों ने कई संघ बनाए और किसान सभा का गठन किया। बाद में इन्होंने असहयोग आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया क्या है। ये बहुत महत्व का क्वेश्चन है, गिरमिटिया क्या है। तो इसका जवाब है, अंग्रेज जब भारत में शासन कर रहे थे उस समय भारत से मजदूरों को एग्रीमेंट के तहत फिजी, वेस्ट इंडीज आदि देशों में ले जाते थे। तो भारत से अंग्रेज अधिकारी एवं सरकार द्वारा भारत के मजदूरों से एग्रीमेंट किया जाता था, अनुबंध किया जाता था और अनुबंध के माध्यम से इन मजदूरों को फिजी, वेस्ट इंडीज आदि देशों में ले जाया जाता था। एग्रीमेंट को भारतीय मजदूर गिरमिट कहा करते थे। एग्रीमेंट अनुबंध को गिरमिट कहा करते थे और इस तरह इस गिरमिट के तहत जो मजदूर
फिजी, वेस्ट इंडीज आदि देशों में ले जाए गए थे उनको गिरमिटिया कहा गया। तो इस तरह से ऐसे मजदूर जिन्हें अंग्रेजों द्वारा अनुबंध के माध्यम से फिजी, वेस्ट इंडीज जैसे देशों में ले जाया गया था, ऐसे मजदूरों को ही गिरमिटिया कहा गया। तो ये बहुत महत्व का है, इसको याद रखना है कि गिरमिटिया क्या है। तो गिरमिटिया किससे बना हुआ है? एग्रीमेंट से बना हुआ है। उच्चारण के दृष्टिकोण से एग्रीमेंट को भारतीय जो मजदूर थे वो गिरमिट कहा करते थे, और इस अनुबंध के तहत, इस गिरमिट के तहत जिन मजदूरों को फिजी, वेस्ट इंडीज आदि देशों में ले जाया गया था, उन मजदूरों को ही गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। जैसे बाबा रामचंद्र गिरमिटिया मजदूर का काम कर चुके थे। अगला प्रश्न है, कॉर्न लॉ क्या है? तो जवाब है, कॉर्न लॉ ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए विदेशों से मक्का आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया था। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश किसानों के दबाव में आकर के विदेशों से ब्रिटेन में मक्का आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया था, जिसको कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। तो कॉर्न लॉ का मतलब, कॉर्न मतलब क्या होता है? मक्का। लॉ मतलब क्या होता है? कानून। मक्का कानून क्या है? तो मक्का कानून क्या है? ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश किसानों के दबाव में आकर के ब्रिटेन में बाहर से मक्का लाने पर, मक्के की आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया था, जिसको कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रिंडर पेस्ट क्या है? तो रिंडर, जवाब है, रिंडर पेस्ट अफ्रीका महाद्वीप में पशुओं से संबंधित बीमारी थी। यह बीमारी एशिया से लाए गए ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र वाले पशुओं से, यह बीमारी अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में आई थी। इटली के सैनिकों के पेट भरने के लिए, अर्थात मांस खाने के लिए, जो इरिट्रिया पर हमला करने के लिए आए थे, उनके लिए एशिया महाद्वीप के ऐसे क्षेत्रों से जहां ब्रिटेन का अधिकार था, जो क्षेत्र ब्रिटेन के उपनिवेश थे, वहां से पशु मांस खाने के लिए पूर्वी यूरोप में लाए जाते थे, पूर्वी अफ्रीका में लाए जाते थे। इस तरह पूर्वी अफ्रीका में एशिया से लाए गए पशुओं से रिंडर पेस्ट नामक बीमारी फैल गई। पूर्वी अफ्रीका के साथ संपूर्ण अफ्रीका में यह बीमारी फैल गई, और रिंडर पेस्ट बीमारी फैलने से जो पशुओं से संबंधित बीमारी थी, लगभग 90% अफ्रीका महाद्वीप के पशु मर गए। और इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप के आजीविका का मुख्य साधन पशु जब मर गए, ऐसी स्थिति में उन्हें बागान मालिकों, खनिज मालिकों और व्यापारियों के यहाँ मजदूर के रूप में काम करने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि शेष जो पशु बचे थे उन्हें व्यापारियों ने, बागान मालिकों ने अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह अफ्रीका महाद्वीप में लोग पशुओं पर आश्रित थे, पशुओं से उनकी आजीविका चलती थी, लेकिन रिंडर पेस्ट की वजह से इस महाद्वीप के 90% जो पशु हैं वो मर गए। और ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों को ब्रिटिश बागान मालिकों, फैक्ट्री मालिकों के यहाँ मजदूर के रूप में काम करने के लिए विवश होना पड़ा। अगला प्रश्न है, वैश्विक महामंदी क्या है? इसका प्रारंभ कब हुआ
और भारत का पर इसका क्या प्रभाव हुआ? तो जवाब है, वैश्विक महामंदी का प्रारंभ 1929 ईस्वी से प्रारंभ होता है, जो 1938 ईस्वी तक रहता है। अब प्रश्न ये है कि महामंदी होती क्या है? तो महामंदी में होता ये है कि वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा होता है और उसकी खपत कम हो जाती है, मांग कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप वस्तुएं जो होती हैं बाजार में बहुत अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं, लेकिन उसे खरीदने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ऐसी स्थिति को ही महामंदी के नाम से जाना जाता है। वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है और वस्तुओं का उत्पादन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी फैलती है। तो इस तरह वैश्विक महामंदी का प्रारंभ 1929 से प्रारंभ हुआ। इसको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा कि वैश्विक महामंदी कब प्रारंभ हुई। तो कब हुई? 1929 में। अब देखना ये है कि वैश्विक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव हुआ। तो भारत पर वैश्विक महामंदी का बुरा असर हुआ और भारत में 1929 से 1934 के बीच जो आयात निर्यात था वह आधा रह गया। इसके साथ ही गेहूं का जो मूल्य था वह 50% कम हो गया। इसके अलावा भारत में बेरोजगारी का माहौल पैदा हो गया। किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचना मुश्किल हो रहा था और इनकी कीमतें बहुत अधिक गिर गई थी। परिणाम स्वरूप भारत के जो किसान थे उन्हें लगान कर चुकाना भी बहुत महंगा पड़ रहा था। बहुत मुश्किल से वो कर चुका पा रहे थे। ऐसी स्थिति में भारतीय किसानों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई और इसी परिवेश में, इसी माहौल में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है या भूमंडलीकरण क्या है? तो इसका जवाब है, एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ एवं विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं का विभिन्न माध्यमों से एक दूसरे से जुड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। फिर से एक बार, एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ना एवं विश्व की तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं का विभिन्न माध्यमों से एक दूसरे के साथ जुड़ना ही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह हुआ कि विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं का एक दूसरे से जुड़ना, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं का एक दूसरे से विभिन्न माध्यमों से जुड़ना, विभिन्न कारणों से जुड़ना ही भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग क्या है? रेशम मार्ग एशिया महाद्वीप के विभिन्न भागों को जोड़ने के साथ ही यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ने वाला एक ऐसा मार्ग था जिसमें मुख्यतः रेशम का व्यापार होता था। एशिया महाद्वीप के विभिन्न भागों को जोड़ने के साथ ही यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ने वाला एक ऐसा मार्ग था, एक ऐसी रोड थी या रोड का एक ऐसा जाल था, मार्ग का एक ऐसा जाल था जो एशिया के विभिन्न भागों को जोड़ता था, एशिया के विभिन्न भागों को यूरोप के विभिन्न देशों से जोड़ता था और साथ ही यह अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न भागों को जोड़ता था। तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ने वाले विभिन्न सड़कों का जाल ही रेशम मार्ग कहलाता था और चूंकि इस मार्ग से मुख्यतः रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसे रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। यह रेशम मार्ग ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर, मतलब ईसवी सन प्रारंभ होने के पहले से लेकर 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा। फिर से एक बार, रेशम मार्ग एशिया महाद्वीप के विभिन्न भागों को जोड़ने के साथ ही
यूरोप के विभिन्न देशों को जोड़ने के साथ ही अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों को आपस में जोड़ता था। अर्थात ऐसा मार्ग जो एशिया महाद्वीप के विभिन्न भागों को जोड़ता था, यूरोप महाद्वीप के विभिन्न भागों को जोड़ता था और अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न भागों को जोड़ता था। और यह मार्ग ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा। चूँकि इस मार्ग से मुख्यतः रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसे रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है, ऐसी कंपनी या ऐसी कंपनियां जिनका व्यापार एक से अधिक देशों में होता है, साथ ही व्यापार के साथ ही इनका उत्पादन या उत्पादन इकाइयां एक से अधिक देश में फैली होती हैं। इनके जो कार्यालय होते हैं वह भी एक से अधिक देश में फैले होते हैं। इस तरह बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनियां हैं या ऐसी कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है जिनका व्यापार एक से अधिक देशों में होता है, साथ ही इनकी उत्पादन इकाइयां एक से अधिक देशों में स्थापित होती हैं। इनके कार्यालय एक से अधिक देशों में स्थापित होते हैं। इस तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियां भूमंडलीकरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है कि ऐसी कंपनी जिसका व्यापार, उत्पादन एवं कार्यालय एक से अधिक देशों में फैले होते हैं, ऐसी कंपनी को ही बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश सरकार किस वस्तु का उत्पादन करती थी जिसका व्यापार चीन के साथ करती थी? तो इसका जवाब है कि ब्रिटिश सरकार भारत में अफीम का उत्पादन करती थी और उसका व्यापार चीन के साथ करती थी। भारत से अफीम चीन भेजी जाती थी और चीन में उत्पादित चाय भारत लाई जाती थी और भारत से उसे ब्रिटेन ले जाया जाता था। इस तरह भारत से अफीम चीन ले जाई जाती थी और चीन से चाय भारत लाई जाती थी। और इस तरह भारत से अफीम चीन ले जाई जाती थी और उसके बदले में चीन से चाय लाई जाती थी जिसे इंग्लैंड भेजा जाता था। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय अवश्य दें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद।